प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, ऊधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास समेत कई सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क और राज्यभर में आवासीय स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड को 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास और 3,400 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी परिकल्पना 1976 में की गई थी, लेकिन इतने वर्षों से लंबित पड़ी थी। राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना लगभग 34,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई, 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन और 6 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति करने में सक्षम बनाएगी। मोदी जी यहाँ आएंगे और उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों के साथ लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का भी जो उनके ऊपर विश्वास है, वो जब भी आए हैं तो उन्होंने हजारों करोड़ की योजनाओं का देहरादून में भी लोकार्पण शिलान्यास किया था। यहाँ भी हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं और पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पर स्वीकृति अभी तक हो गई है और हमारे यहाँ पर एम्स भी उस दिन जो है उसका भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के दुर्गम और दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री लगभग 8,700 करोड़ रुपए की कई सड़क परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 85 किलोमीटर मुरादाबाद काशीपुर सड़क का 4 लेन में चौड़ीकरण, गदरपुर दिनेशपुर मडकोटा हल्द्वानी रोड के 22 किलोमीटर और किच्चा से पंतनगर तक 18 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण शामिल है। साथ ही ऊधम सिंह नगर में 8 किलोमीटर लंबे खटीमा बाईपास का निर्माण, 175 करोड़ की लागत से 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी शामिल है। इन सड़क परियोजनाओं से गढ़वाल, कुमाऊं और तराई क्षेत्र में सड़क संपर्क तथा उत्तराखंड और नेपाल के बीच सड़क संपर्क में सुधार होगा और रुद्रपुर और लालकुआं में औद्योगिक क्षेत्रों को भी फायदा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में तकरीबन 1,075 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। कुमाऊं का रीजन है, टूरिज्म वाइज इवन स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है और इसमें कल जो ऑनरेबल पीएम साहब का प्रोग्राम है उसमें भी बहुत से अनाउंसमेंट्स ऐसे हैं जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि पहले से ही जो हमारी दारमा वैली है, ब्यास वैली है, इसमें बहुत ही अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पहले से गतिमान हैं। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली परियोजनाओं में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 99 किलोमीटर नगीना काशीपुर सड़क और 780 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और हर मौसम उपयुक्त टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क परियोजना सीमावर्ती इलाकों में सेना की निर्बाध आवाजाही और कैलाश मानसरोवर यात्रा में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। उत्तराखंड की चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार करने और राज्य के सभी क्षेत्रों में लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊधम सिंह नगर जिले में 500 करोड़ रुपए की एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और 450 करोड़ रुपए की पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे, जिससे न केवल कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बल्कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को लोगों को भी फायदा होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज और काशीपुर इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए करीब 2,400 मकानों के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री 1,250 करोड़ रुपए की 13 जिलों में 73 जलापूर्ति योजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे राज्य के 1.3 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही हरिद्वार और नैनीताल के शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री इन दोनों शहरों के लिए जलापूर्ति योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री काशीपुर में एरोमा पार्क और सितारगंज में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे न सिर्फ औद्योगिक विकास को बल मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। उत्तराखंड हल्द्वानी से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो उत्तराखंड को आज मिल रही है विकास की सौगात
और लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक मतदाताओं की कुल संख्या 15 करोड़ से अधिक है, लेकिन अंतिम प्रकाशन के बाद ही मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी अगर किसी का नाम ना आ पाए तो वो क्लेम कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि SSR 2022 के अनुसार अब तक 52.8 लाख नए मतदाताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिलाएं मतदाता शामिल हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के 19.89 लाख मतदाता इसमें शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि आयोग की टीम ने प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। राजनीतिक दलों की मांग है कि समय पर चुनाव कराया जाए। रैलियों में नफरती भाषण और रैलियों में हो रही भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों ने पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में महिला बूथ कर्मी की मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग राज्य में निष्पक्ष और कोविड से सुरक्षित चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें कि 317 जनरल, 84 SC तथा 2 ST असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी तरह का भी प्रलोभन और किसी तरह का भी एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से भी ना हो पाए। और देश भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 961 हो चुके हैं। इसमें से 320 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कुल 263 मामले सामने देखे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 252 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना के दैनिक मामलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 7,486 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी दर 98.38% हुई है। और देश भर में जारी राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 143 करोड़ 83 लाख को पार कर गया है। अब देश 143 करोड़ 83 लाख 22,724 लाभार्थियों का टीकाकरण कर चुका है। कल 63,91,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी भी की जा रही है। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,900 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 85 नए ओमिक्रॉन संक्रमित भी पाए गए हैं। मुंबई में 2,510 कोविड मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 1,306 मरीजों को उपचार करवाने के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब तक 65,06,137 कोविड-19 मरीजों को पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। राज्य में महामारी से स्वस्थ होने की दर 97.61% है। कल 20 रोगियों की वहां मौत हुई है। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने देश भर में लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच मुंबई में नए साल से पहले धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 आज से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक रहेगी। इसके अलावा शहर में नए साल पर किसी भी खुली जगह, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, बार्स, क्लब आदि में जश्न मनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। राज्य में 25 दिसंबर से ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके मुताबिक 5 से अधिक लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के कार्यक्रमों के लिए अगर कहीं हॉल बुक किया गया तो क्षमता से 50% लोगों को ही मौजूदगी के साथ यहां पर इजाजत होगी। साथ ही आयोजकों द्वारा इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा कि भीड़ ना बढ़े, एक दूसरे के बीच सुरक्षित अंतर रखा जाए, मास्क के इस्तेमाल और सैनिटाइजर की सही व्यवस्था हो। राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी की गई इस नई नियमावली में बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए घर से बाहर निकलने को टालने की सलाह दी गई है। नए साल के अवसर पर किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने की मनाही है।
पटाखे चलाने और आतिशबाजी करने पर भी रोक लगाई गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इन नियमावली का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। और इस बीच दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद सबसे ज्यादा असर कामकाजी लोगों पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो में आधी क्षमता के साथ परिचालन किया जा रहा है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गई हैं। इस वजह से लोगों को अपने अपने दफ्तरों तक पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर को रात 9 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि स्टेशन से अंतिम ट्रेन छूटने तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। और राजधानी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि उनके अस्पताल में ओमिक्रॉन के कुल 70 मरीज आए हैं, जिसमें से 50 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मरीजों में कोई लक्षण नहीं पाए गए। हमारे पास ओमिक्रॉन के वे मरीज आए जो विदेशों से यात्रा कर भारत आए थे। अब तक भारत में ओमिक्रॉन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। टोटल जो है 70 पेशेंट्स हमारे पास ओमिक्रॉन के आ गए हैं और उसमें से 50 पेशेंट को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है। ज़्यादातर जो पेशेंट हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी कि एसिम्टोमेटिक हैं। खाली 4 पेशेंट्स इनमें से 70 में से उनको हल्के लक्षण थे। अभी केसेस निश्चित रूप से बढ़े हैं और हमने देखा कि अभी 1% से भी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो गया है और जो ग्रैप है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, वो लागू हो गया है। अच्छा स्टेप है। इससे जो नए केसेस हैं उसके ट्रांसमिशन में कमी आएगी। हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो हैं जो विदेश यात्रा करके आए हैं या उनके संपर्क वाले पेशेंट्स हैं। अभी जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी यहाँ पे जीन सीक्वेंसिंग हो रही है, तो उससे जल्दी से उसका पता चलेगा। और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर डीएस राणा ने दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों पर लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर से मिले आंकड़ों की समीक्षा से पता चलता है कि तीसरी लहर उन लोगों के लिए ज्यादा घातक हो सकती है जिन्होंने कोरोना रोधी वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली। Eventually, what is data available from all over the world actually, whether it is US, UK or other countries and India, the disease in this time is milder. Yesterday, very important data is available from London that they are getting now serious cases also, but these serious cases are being seen only in those people, those who are not receiving a single shot of vaccine, So, thereby corollary is that vaccination is only measure which can save you from this third wave, or it is very important that people start getting them vaccinated, those who have not taken vaccine. और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high! LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में 2 अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों का संबंध जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से होने की बात सामने आ रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि मारे गए आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी हैं। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि 2 जगहों पर हुए एनकाउंटर में कुल 2 पाकिस्तानी और 4 स्थानीय आतंकी मारे। आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला, कॉर्डन डालते अंदर से फायरिंग हो गई,
कुलगांव इनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है और 2 लोकल टेररिस्ट है। उसके पास से 2 AK-47, एक M4 राइफल मिला है। ये कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। दूसरा इनकाउंटर जो अनंतनाग में हुआ था, डोरो एरिया में, उसमें इनिशियली फायरिंग में एक टेररिस्ट मारा गया और आर्मी के 3 जवान और एक JK पुलिस के जवान जख्मी हो गए। बाद में चारों को BB कैंट लाया गया। रात में एक मार्टीरम को प्राप्त किए आर्मी के जवान, बाकी तीनों स्टेबल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वित्त वर्ष 2022 और 23 के बजट को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं। राज्यों के साथ वित्त मंत्री मुख्य रूप से प्रदेशों की वित्तीय जरूरतों के अलावा कर्ज लेने की सीमा में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा कर सकती हैं। कोरोना महामारी की वजहों से कई राज्य वित्तीय दबाव में हैं और वे वित्त मंत्री के साथ वित्तीय संसाधन बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज चेन्नई स्थित डॉक्टर MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 30वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। इस समारोह में उन्होंने उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तो करते हैं अब अगली खबर का। नीति आयोग ने आज बांस क्षेत्र के विकास पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में बांस के विकास में अवसरों और चुनौतियों को समझने के लिए भारत और विदेशों के कई हितधारक इसमें शामिल हुए। नीति आयोग बांस के उपयोग और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश में बांस उद्योग के समग्र विकास को लेकर व्यावहारिक नीतियां और प्रौद्योगिकियां तैयार करने की प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रुचि के परिणाम स्वरूप बांस अथवा बैम्बू, जिसकी बहुत ज़्यादा जानकारी जागरूकता नहीं थी इस देश में, हालांकि सबसे अधिक शायद रिजर्व हमारे पास है, लेकिन विडंबना ये थी कि हमारा बैम्बू बाहर चला जाता था और बाहर के देश उसी में से बैम्बू प्रोडक्ट बना करके 5-6 हज़ार करोड़ रुपए मात्र अगरबत्ती का तजारत करते थे हिंदुस्तान से। तो आप देखिए कि हमारा सरमाया बाहर जाता था और उनको आत्मनिर्भर बनाता था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो हमें इस बात का गर्व भी है और कि प्रधानमंत्री जी ने इस ओर तवज्जो दी। अनेकों ऐसे क्रांतिकारी उन्होंने निर्णय लिए। 100 वर्ष पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को संशोधित कर दिया गया ताकि होम ग्रोन बैम्बू से उससे मुक्ति मिल जाए। इसी प्रकार आयात कर बढ़ा दिया गया है बैम्बू प्रोडक्ट्स पर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर सहित देश भर में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है और अब राज्यों के साथ किसानों को भी कार्यशाला के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। जो आज बैम्बू इकोनॉमी है वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाए आने वाले दिनों में, और क्योंकि इसकी पूरी जो है वो पोटेंशियल है और हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितने फ़ायदे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया उस सबको पूरा करना है। और आज जो है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, डिमांड है 1500 इस्तेमाल इसके जो है डॉक्यूमेंट किए जा सके, मगर इसकी सप्लाई जो है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बैम्बू को पूरे देश में इसका विकास हो। नॉर्थ ईस्ट में तो होगा ही होगा, और इसके जितनी ज़्यादा इसकी हम उपज कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा हमें न सिर्फ अपने पर्यावरण में मदद मिलेगी, मगर हमारी अर्थव्यवस्था में और रोज़गार को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत मिलेगी। तो नीति आयोग का ये आइडिया है कि हम इसको अभी इससे शुरुआत करके बैम्बू मिशन के साथ जुड़कर सारे राज्यों में इसका हम लोग प्रोपेगेट करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी क्षेत्र गोरखपुर में हैं। उन्होंने गोरखपुर के विकास के लिए एक साथ 1304 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 114 परियोजनाओं के लोकार्पण और उनका शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि नए साल के आगमन के पहले कल और आज मिलाकर गोरखपुर को लगभग 1850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिला है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले गोरखपुर में रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया। आज एक साथ गोरखपुर को 1304 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से
114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। 2022 के आगमन के पहले गोरखपुर को कल और आज मिलाकर के लगभग 1850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक नया उपहार मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को प्रश्रय दिया करती थी, अराजकता को बढ़ावा देती थी और यूपी को परिवारवाद की जागीर मानकर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का कार्य कर रही थी। उन्होंने महाराजगंज में हुए विकास के लिए जनता का धन्यवाद दिया। जब जन विश्वास यात्रा आपके यहाँ आई है तो 437 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी महाराजगंज जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। महाराजगंज जनपद के नागरिकों के जीवन में इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन का ये वाहक बन सके, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आगे बढ़ते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इम्फाल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। जेपी नड्डा मणिपुर के काकचिंग में युवा रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। राज्य में 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर जेपी नड्डा राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं। साथ ही पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक भी ले रहे हैं। इस अभियान में जुटे अमित शाह आज प्रदेश की 3 जिलों मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को आज से 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस कानून को नागालैंड में 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह कानून सेना को राज्य में अशांत क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। जिन क्षेत्रों में एफपा लागू है वहां किसी भी सैन्यकर्मी को केंद्र की मंजूरी के बिना हटाया या परेशान नहीं किया जा सकता। ये केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को वापस लेने का सुझाव देने के लिए 7 सदस्यीय समिति के गठन के कुछ ही दिनों बाद आया है और 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को इसे कहा गया है। और उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज लखनऊ के लोक भवन में अपना कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले आज सुबह ही राज्य सरकार ने नए मुख्य सचिव के तौर पर दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया। दुर्गा शंकर मिश्रा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। और मिड डे प्राइम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है।
कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में केस दर्ज है। इसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। रायपुर के एएसपी अभिषेक माहेश्वरी ने बताया कि रायपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि वे खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए का कमरा लेकर रुके हुए थे। उन्होंने अपने सभी मोबाइल बंद कर दिए थे। देर शाम तक टीम आरोपित को लेकर रायपुर पहुंचेगी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण फिर से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब तक कोरोना संक्रमण के 28 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 54,30,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। अब तक कोरोना के कुल 5 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मामले यहां सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 23 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं रूस में 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। फ्रांस में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,26,000 से ज्यादा हो चुकी है और जर्मनी में 70,59,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अमेरिका में बीते दिन रिकॉर्ड 4,20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अमेरिका में इससे पहले मंगलवार को 2.65 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के कारण क्रिसमस और नए साल के अवसर पर आयोजित होने वाले ज्यादातर कार्यक्रमों को रद्द किया जा रहा है। वहीं विमानन सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की कमी के कारण हजारों उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। और फ्रांस में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 2.08 लाख नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को ही फ्रांस में सर्वाधिक 1.80 लाख मामले सामने आए थे। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरन ने कहा है कि फ्रांस कोविड-19 संक्रमणों की सुनामी देख रहा है और हर सेकंड में फ्रांस में 2 लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक फ्रांसीसी आबादी का लगभग 10% हिस्सा किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में था जो संक्रमित है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को चेतावनी दी कि फ्रांस में जनवरी की शुरुआत तक प्रतिदिन 2,50,000 से अधिक कोविड मामले आ सकते हैं। वहीं अर्जेंटीना में बीते दिन 42,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण से 26 लोगों की यहां मौत हुई है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से अब तक अर्जेंटीना में 55,56,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 1.17 लाख से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। बीते दिन 4,934 नए मामले सामने आए, जो कि अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। बढ़ते मामलों के बीच कुछ टीकाकरण विरोधी समूहों ने ला पाज और एल ऑल्टो की सड़कों पर मास्क और वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध किया। इस बीच एल ऑल्टो में प्रदर्शनकारियों ने एक टीकाकरण केंद्र पर हमला किया और टेस्ट किट और टीकों को लूटने का प्रयास किया। बोलिविया अभी तक कोरोना की तीसरी लहर से गुजर रहा है और तीसरी लहर के दौरान 25 मई को सर्वाधिक 3,179 मामले सामने आए थे। अब तक बोलिविया की 70% आबादी ने कोरोना का टीका लगवा लिया है, फिर भी वहां मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से आने वाली कोविड-19 के मामलों की सुनामी पहले से ही अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रही स्वास्थ्य प्रणालियों पर और ज्यादा दबाव डालेगी। WHO ने कहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के एक साथ आने से मुश्किलें बढ़ गई हैं और कोविड के नए मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। साथ ही रिकॉर्ड केस आने के चलते अस्पतालों में भर्ती होने वाले और मृतकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस ने कहा है कि पहले से ही थके हुए स्वास्थ्य कर्मियों और दबाव में काम कर रही स्वास्थ्य प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। वहीं क्यूबा कोविड-19 के अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के प्रयास के तहत जनवरी में अपने सभी लोगों को बूस्टर डोज देगा। क्यूबा के फिनले टीका संस्थान के अनुसंधान निदेशक ने कहा है कि पूरी आबादी के 10% लोगों को पहले से ही बूस्टर डोज दी जा चुकी है और 2022 की शुरुआत के साथ ही इसमें और तेजी लाई जाएगी। क्यूबा के वैज्ञानिकों ने पहले कहा था कि बूस्टर डोज पहले 3 टीकों के 6 महीने बाद लेनी चाहिए, लेकिन अब इसे आधा करते हुए 3 महीने का वक्त कर दिया गया है।
पर्यटन पर निर्भर क्यूबा में पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमण में 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़ों के अनुसार क्यूबा में 92% लोगों को पहला टीका और 85% लोगों को पूरे टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही कम से कम 10 लाख लोगों की आबादी वाले देश में क्यूबा संयुक्त अरब अमीरात के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो चुका है। क्यूबा दूसरे धनी देशों से टीके मंगाने के बजाय खुद ही इसे विकसित और लैटिन अमेरिकन और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से आगे निकल गया है। और ब्रिटेन में बीते दिन कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड मामले देखने को मिले हैं। ऐसे में यहां पर तमाम एहतियात बरती जा रही है, सावधानियां भी बरती जा रही हैं और लंदन के कुछ निवासियों ने सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के आने जाने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट भी जारी करने की मांग की है ताकि लॉकडाउन लगाए बिना इस महामारी से बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। पश्चिमी लंदन में कई लोगों ने कहा है कि ब्रिटेन को इस बारे में कई यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों की तरह पासपोर्ट जारी करना चाहिए। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जुलाई में अनिवार्य हेल्थ पास जारी करने से कोविड संक्रमण कम रखने में काफी मदद मिली। वहीं स्पेन में कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों के लिए आइसोलेशन की अवधि 10 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। स्पेन में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्पेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के बाद ये फैसला लिया है और स्वास्थ्य मंत्री कैरोलिना डेरियस और क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रमुख की बैठक में एक मत से ये फैसला लिया गया। आइसोलेशन की लंबी अवधि के कारण कर्मचारियों की संख्या में कमी आने से कई उद्योगों में बाधाएं आई। इससे पहले प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा था कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है। स्पेन में मंगलवार को प्रति 1 लाख आबादी पर संक्रमण के 1360 मामले सामने आए, जबकि उससे पहले सोमवार को 1206 मामले सामने आए थे। वहीं जर्मनी में कोरोना टीका नहीं लगवाए लोगों के लिए लगी पाबंदियों के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी म्यूनिख की सड़कों पर उतर गए। म्यूनिख में बारिश होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कई समूहों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने पहले इस रैली पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के पुलिस अधिकारियों के प्रति आक्रामक रवैये को देखते हुए म्यूनिख शहर से बाहर विरोध रैली निकालने की अनुमति दी गई है, जिसे आयोजकों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक समूह पर जुर्माना भी लगाया गया और विरोध के दौरान म्यूनिख शहर वापस लौटने पर पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लॉटरबैक ने कहा है कि नए कोरोना वायरस मामलों की संख्या कम बताई गई है और संक्रमण की वास्तविक और आधिकारिक तौर पर दर बताए गए आंकड़े से लगभग 2 या 3 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और लोगों से केवल छोटे समूहों में नए साल का जश्न मनाने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अपने रूसी समकक्ष राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। अमेरिका यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैन्य निर्माण के खिलाफ अपने सहयोगी देशों के साथ लगातार संपर्क में है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने एक वक्तव्य जारी कर बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन रूसी राष्ट्रपति से रूस के साथ आगामी कूटनीतिक संबंधों सहित कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन की सीमा पर हालात को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने यूरोप के कई नेताओं से बातचीत की है। वहीं अमेरिकी अधिकारी नेटो, यूरोपीय संघ और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के लगातार संपर्क में हैं। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमियाई प्रायद्वीप पर कब्जे के बाद पिछले 2 महीने में यूक्रेन के पास हजारों सैनिकों का जमावड़ा कर पश्चिमी देशों को सतर्क कर दिया है। 10 जनवरी को अमेरिकी और रूसी अधिकारी सुरक्षा को लेकर बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत में यूक्रेन के मुद्दे पर बढ़ते तनाव पर बातचीत होगी। रूस और नाटो के बीच भी 12 जनवरी को बातचीत होने की संभावना है। 13 जनवरी को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें रूस, अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल होंगे। और रूस और बेलारूस की फरवरी या मार्च 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की योजना है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को सेंट पीटर्सबर्ग में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। अभूतपूर्व पूर्व पश्चिम तनाव के बीच बेलारूसी क्षेत्र पर अभ्यास की योजना बनाई गई है। रूस ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन के नाटो सदस्यता न देने की मांग की है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस हमला करने की योजना बना रहा है, जबकि मॉस्को ने इससे इनकार किया। और ब्राजील के बहिया प्रांत में आए भयानक बाढ़ में बिछड़ चुके एक परिवार को बीते दिन अग्निशामक बचाव दल ने मिलाने में मदद की है। इलियास शहर में एंड्रेया सेंटोस को बचाव दल ने उनकी भतीजी और भतीजे से स्पीड बोट से मिलवाया।
बाढ़ से घिरे एक फार्म में अपने माता पिता के साथ रह रहे इन बच्चों को बचाव दल ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जहां उनकी चाची उनका इंतजार कर रही थी। बच्चों के माता पिता ने अपने घर पर ही रहना पसंद किया। बहिया प्रांत में ऐतिहासिक बारिश के चलते वहां के लोग कई हफ्तों से बाढ़ से परेशान हैं। इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ के गवर्नर ने बताया है कि बाढ़ से करीब 50,000 लोग बेघर हो गए हैं और इसके लिए 400 मिलियन रियाल की लागत से 5,000 नए आवास बनाने की जरूरत है। और चिली में बुधवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। मध्य ओहिगन्स क्षेत्र में एक लॉरी और एक मिनी बस के बीच टक्कर होने से यह हादसा हुआ है। मिनी बस में सवार 11 में से 8 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके कुछ घंटों बाद अस्पताल में एक और घायल ने दम तोड़ दिया। मिनी बस कृषि श्रमिकों को लेकर जा रही थी। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। भारतीय टीम सेंचुरियन में इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गई है और उम्मीद है कि 5वें दिन टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाने में सफल हो जाएगी। सेंचुरियन टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने जीत के लिए मिले 305 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए खेल खत्म होने पर 4 विकेट पर 94 रन बना लिए। इस तरह जहां भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए अब महज 6 विकेट की दरकार है, वहीं दक्षिण अफ्रीका को और 211 रन चाहिए। क्रीज पर कप्तान जीन एल्गर और 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। इससे पहले चौथे दिन भारत की दूसरी पारी 174 रन पर सिमट गई और भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 304 रन की बढ़त हासिल हुई। तीसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर 10 जबकि केएल राहुल 23 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। शार्दुल का विकेट कगिसो रबाडा ने लिया, जबकि राहुल लुंगी एंगेडी का शिकार बने। भारत का चौथा विकेट विराट कोहली के रूप में सामने आया। विराट 18 रन बनाकर आउट हुए। वहीं चेतेश्वर पुजारा भी बड़ा स्कोर कर पाने में नाकाम रहे और 16 पर पवेलियन लौट गए। अजिंक्य रहाणे 20 रन बनाकर मार्को जॉनसन का शिकार बने। भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते रहे। दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा 34 रन ऋषभ पंत ने बनाए। और उत्तराखंड को आज विकास की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री का आज बेहद अहम उत्तराखंड का दौरा है और कुछ ही देर में वहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास है। उत्तराखंड के लिए ये बड़ी विकास परियोजनाएं हैं और जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में विकास रुक गया था या जिसकी गति बहुत धीमी थी, इन योजनाओं के लोकार्पण के बाद अब उन क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार गति पकड़ेगी। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियां। जितनी भी जनता हमारे बीच में है, उत्साह का पल है, उत्साह का ये क्षण है कि सुबह से हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बस आ चुकी है। हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी, विश्व प्रख्यात, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। हमारे देश का नाम और पहचान आपसे है, हमारे देश की आन और शान आपसे है। आपके विकास कार्यों ने देश की दशा बदल दी। आखिर देश की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है। जोरदार तालियां हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। बस कुछ ही क्षण में वे मंच पे हमारे बीच में उपस्थित होंगे और 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। एक अत्यंत ही गौरवमय क्षण। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे देश का नाम और पहचान आपसे है, हमारे देश की आन और शान आपसे है। आपके विकास कार्यों ने देश की दशा बदल दी। आखिर देश की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है।
बहुत बहुत स्वागत हमारे देश की आन और शान, विश्व प्रख्यात, विश्व प्रशंसनीय, परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अनुरोध करूंगी कृपया वे अब मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। करताल ध्वनि के साथ एक बार पुनः हमारे देश के आन और शान माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं साथ में उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्रीगण, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु मैं अनुरोध करना चाहूंगी उत्तराखंड राज्य के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां इस घड़ी के लिए जो कि ऐतिहासिक घड़ी है, गौरवमय घड़ी है। एक बार जोरदार तालियां उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को